हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 5वें पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं, यानी जो स्वयं घटनाएं घटती हैं, आफतें आती हैं, उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कैसे कैसे प्राकृतिक आपदाएं अर्थात आफतें आती हैं लोगों पर दुनिया में। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी घटना के चित्रों को देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने वर्ग शिक्षक को पूछा, सर, समाचार पत्र में सुनामी घटना के बारे में दिया गया है, यह सुनामी क्या है? यह किस तरह उत्पन्न यानी पैदा होती होगी? सर ने कहा, प्राकृतिक आपत्ति के 2 प्रकार होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है, जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल यानी जो जंगलों में स्वयं आग लग जाती है, ऐसे घटनाएं होती हैं। 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र लेकर देखा तो उसमें सुनामी से घटित घटनाओं का चित्र दिया गया था। जो सुनामी आई थी उससे जो घटनाएं घटित थी, नुकसान हुआ था, तो उसको देखकर वह अपने विद्यालय में जाकर अपने वर्ग शिक्षक को पूछता है कि सर, सुनामी घटना के बारे में दिया गया है समाचार पत्र में, और ये सुनामी है क्या? यह किस तरह पैदा होती है, उत्पन्न होती है? तो सर ने बताया कि प्राकृतिक आपत्ति 2 प्रकार के होती हैं। ये आपदाएँ एक पृथ्वी के आंतरिक यानी नीचे जो परिवर्तन होता है उसके कारण होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है, जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल यानी जंगलों में स्वयं खुद ही आग लग जाने जैसी घटनाएं होती है। उसके सर ने बताया। आगे पढ़ते हैं। भूकंप, अर्थक्वेक, पृथ्वी के गर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमज़ोर भाग अचानक तेज़ी से काँप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसे हम भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप होता है। कह रहे हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ यानी पृथ्वी के नीचे होने वाले जो तीव्र यानी बहुत तेज़ गति से भूसंचलन होता है, मतलब उथल पुथल होती है, और दबाव के कारण कुछ जो पृथ्वी की सतह का कमज़ोर भाग होता है, अचानक तेज़ी से काँप उठते हैं। इस प्रकार के अचानक होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। और भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती, जहाँ भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु होते हैं, वहाँ से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, जिसे हम भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं, और इस आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप होता है। यहाँ पे चित्र में दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ देखिए चित्र दिया गया है, चित्रों में दिखाया भी गया है। पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं, 7 प्लेटें होती हैं। अगर वो प्लेटें थोड़ा भी आगे पीछे खिसकती हैं तो इसके कारण से पृथ्वी के नीचे हरकतें होती, परिवर्तन होती, जिसके कारण से भूकंप आता है। इसमें दिया गया एपिसेंटर और हाइपोसेंटर। दूसरे चित्र में दिया गया है भूकंप के विनाश का दृश्य। जब पृथ्वी के जो नीचे की प्लेटें हैं, जब अपने स्थान से थोड़ा भी इधर उधर खिसकती हैं और उसमें नीचे परिवर्तन होने के कारण, हलचल होने के कारण भूकंप आता है, तो इस भूकंप आने के कारण जो क्षति होती है, नुकसान होता है, उसका दृश्य दिया गया कि बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, घर ढह जाते हैं, जिसके कारण भूकंप आने के कारण बहुत बड़ी क्षति या नुकसान होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती हैं। उसमें से कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव यानी असर फैलाती हैं।
भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गम केंद्र के भाग में अनुभव यानी महसूस किया जाता है। उस केंद्र से जितना दूर जाते हुए स्थान पर जाए वैसा ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव यानी असर भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेख यंत्र द्वारा भूकंप का उद्गम यानी कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई उठा है भूकंप, उस स्थान और उसकी वेग यानी तीव्रता को जाना जा सकता है। भूकंप होने के मुख्य 3 कारण हैं: ज्वालामुखीय जन्य भूकंप, विभंग जन्य भूकंप और संतुलन जन्य भूकंप। कह रहे भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती हैं और उसमें से कई लहरें भूमि सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव यानी असर फैलाती हैं। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक जो स्थान होते हैं या केंद्र होते हैं उसको ही भूकंप निर्गम केंद्र कहते हैं। अब भूकंप का असर यानी सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गम केंद्र के पास के जो भाग होते हैं वहाँ पे एहसास किया जाता है और उस केंद्र से भूकंप का जितना दूर होता जाता है स्थान पर वो फैलता है, वैसे ही धीरे धीरे उसका असर भूकंप का कम होता जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव यानी असर भूकंप के वेग यानी तीव्रता के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेख यंत्र द्वारा भूकंप का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और कहाँ से भूकंप उठा है उस स्थान और उसकी तीव्रता यानी वेग को जाना जा सकता है। और भूकंप होने के मुख्य 3 कारण बताए गए हैं इसमें। एक ज्वालामुखी जन्य भूकंप, दूसरा विभंग जन्य भूकंप, तीसरा भू संतुलन जन्य भूकंप। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु भू सतह से लगभग 6338 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहे पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है भू सतह से लगभग 6378 किलोमीटर दूर है। आगे पढ़ते हैं ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी अर्थात भू सतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है, जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा रस जिसे मैग्मा भी कहते हैं विविध यानी अलग अलग लंबाई या ऊंचाई और उसका आकार की चट्टान पत्थर, राख, वाष्प और अन्य गैसें भू सतह पर आने लगती हैं। करें ज्वालामुखी का अर्थ होता है भू सतह के कमजोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार या तो छिद्र यानी छेद का नाम है ज्वालामुखी, जिसमें से होकर भूगर्भ में से जमीन के अंदर से धधकता हुआ लावा रस यानी मैग्मा के रूप में अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के आकार की चट्टान, पत्थर, राख, वाष्प और अन्य गैसें भू सतह से ऊपर आने लगती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं चित्रों में क्या दिया गया है। पहले चित्र में दिखाया गया सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त यानी सोया हुआ ज्वालामुखी। दूसरे चित्र में दिखाया गया है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जो सक्रिय का मतलब होता है जो क्रिया कर रहा हो, जैसे विस्फोट हो गया है ज्वालामुखी का, जब विस्फोट हुआ है तो उसका चित्र इसमें दिखाया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होने के मुख्य 4 कारण हैं: पृथ्वी के गर्भ का तापमान, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, वायु और वाष्प का उद्भव यानी उत्पत्ति, मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन यानी निर्वाह करना, खींच कर ले जाना। इसमें दिया है कि ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं तो उसके 4 कारण हैं। पहला कि पृथ्वी के नीचे जो उसका बढ़ता हुआ तापमान होता है, दूसरा प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति होती है, तीसरा है वायु और वाष्प का उत्पत्ति, चौथा है मैग्मा की भू सतह की तरफ वहन यानी निर्वाह करना, खींच कर ले जाना। आगे पढ़ते हैं। मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा को ऊपर उठाती हैं। दूसरे ऊपर की कमज़ोर चट्टानों की दरार के द्वारा प्रवेश किया पानी
वाष्प बन जाता है। इस दबी हुई वाष्प के समूह को योग्य जगह न मिलने से वह वेग से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न से वह अपने साथ प्रवाही मैग्मा को भी जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है। भूसतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ लावा विविध कद यानी आकार के, लंबाई चौड़ाई के आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछालते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। करें मैग्मा के नीचे रही हुई गैसें मैग्मा को ऊपर उठाती हैं और दूसरे ऊपर की कमज़ोर चट्टानें की जो दरार के द्वारा प्रवेश किया गया वाष्प से जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं, चट्टानों में जो दरार होता है, तो उस दरार में जो वाष्प पानी प्रवेश कर जाता है, चला जाता है। इससे दबी हुई वाष्प के समूहों को जब एकत्रित हो जाते हैं ये वाष्प, तो उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो ये तेज़ रफ्तार से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो अपने साथ प्रवाही मैग्मा जो अंदर अंदर लावा रहता है वो जोर से ऊपर की तरफ खींच लाता है और भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में जो दबी हुई गैसें होती हैं वो दबाव मुक्त होती हैं, उनके ऊपर से दबाव ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से वो तेज़ विस्फोट के साथ लावा विविध आकार के कद, लंबाई चौड़ाई यानी ऐसे कुछ चौड़े कुछ लंबे इस आकार के चट्टान के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहा जाता है। और आगे पढ़ते हैं। बाद में सभी ज्वालामुखी ये पदार्थ नीचे गिरते हैं। उनका शंकु यानी एक प्रकार का घन जिसका अधो भाग गोलाकार होता है, जो पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है ऊपर की तरफ। तो करें कि शंकु आकार का ढेर बन जाता है। यदि वाष्प और गैसों का प्रमाण यानी मात्रा अधिक हो और भू सतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र हो तो भयंकर विस्फोट होता है, परंतु वाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह की लंबी दरार में से विस्फोट होता हो तो लावा धीरे धीरे शांति से बाहर निकलकर फैल जाता है। करें अगर वाष्प और गैसों का मात्रा अधिक हो और भूमि की सतह के ऊपर कम जगह वाला छिद्र यानी छेद हो तो बहुत भयंकर खतरनाक विस्फोट होता है, धमाका होता है। लेकिन अगर वाष्प और गैसों का प्रमाण कम हो और भू सतह की दरार लंबी हो तो उसमें से विस्फोट होता हो तो लावा धीरे धीरे शांति से यानी धीरे धीरे बाहर निकल कर फिर फैलता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का भाग मैं बाद में पढ़ाऊँगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।